ईसाई और 40% हिंदू वोटर हैं वायनाड में। तो लेकिन मुस्लिम लीग का यहां एक बड़ा आधार है जो कांग्रेस के यूडीएफ का हिस्सा है। तो प्रियंका की जीत के लिए कांग्रेस आश्वस्त है। 10 साल बाद कांग्रेस 99 सीट जीत कर आई तो है, लेकिन विपक्ष का नेता कौन हो, इस पर पार्टी मौन है। लेकिन देखिए, लोकसभा में अगला स्पीकर कौन होगा, इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी कर रही है, जबकि इसकी चिंता तो बीजेपी को करनी है, एनडीए को करनी है। लेकिन सदन में विपक्ष का नेता क्या राहुल गांधी बन रहे हैं, इसे लेकर पार्टी में खामोशी है, कोई कुछ नहीं कह रहा। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभालें। लेकिन मीडिया खबरों की अगर माने तो राहुल गांधी की मनाही के बाद कुमारी शैलजा, गौरव गोगोई और मनीष तिवारी के नामों की चर्चा है कि वो बन सकते हैं विपक्ष के नेता। रायबरेली से राहुल गांधी की जीत को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी बताई जा रही है। लेकिन डेटा क्या है? डेटा ये कि इस बार 6 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने। जानकार मानते हैं कि उपचुनाव की स्थिति में नजारा क्या होगा, इसकी आशंका भी पार्टी को है, क्योंकि ये भी आप देखिए क्या रहा है इतिहास। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ यानी आजमगढ़ और आजम का गढ़ दोनों गंवा चुकी थी, इसे भी याद रखिएगा। तो उपचुनाव भी इतना आसान नहीं होता। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा देकर प्रियंका गांधी वाड्रा को उस सीट से खड़ा करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो समय समय पर वायनाड जाते रहेंगे। 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। और प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड से लड़ने को लेकर केरल में स्थानीय तौर पर तो विरोध हो ही रहा है, विपक्ष भी हमलावर है। Everybody who does contest in 2 seats makes it open, transparent and honestly shares this with both the people of both the constituencies. Rahul Gandhi did exactly the opposite. He completely kept hidden from them the fact that he was also going to contest in Raebareli. He deceived them. And today, after they have in good faith supported him and given him one more chance to do something for the people, and now he's basically washing his hands of Wayanad and saying, I'm sending my sister there. It's a betrayal of the people of Wayanad. Rahul Gandhi should have informed the Wayanad constituency voters that he is planning to contest another constituency. That's an injustice to the voters of Wayanad. और कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यही है कांग्रेस के 5 सत्ता केंद्र, इसी में पार्टी की वर्किंग कमेटी है, चुनाव समिति है, एआईसीसी हैं, सारे पीसीसी हैं, इसके बाहर जितने हैं सब दिखाने के दांत, यानी रबर स्टैंप। इन्होंने जो कहा वही पार्टी का संविधान है, वही अंदरूनी लोकतंत्र है। कल इसी लोकतंत्र ने सुनाया वायनाड का फैसला। काहे का पीसीसी, काहे का सीईसी और काहे का सीडब्ल्यूसी। तो इसी पर आज खास चर्चा हम करेंगे और खास चर्चा हम ये करेंगे कि कांग्रेस की जो राजनीति है, क्या कांग्रेस कुछ बदलती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही है, और प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है, राहुल गांधी के क्या रोल होंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, साथ में धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत धनंजय गिरी जी। और साथ में हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत हरनाम सिंह जी आपका भी इस चर्चा में। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी से। विनोद जी, ये तो हम लोग जानते ही थे कि वायनाड सीट वो छोड़ देंगे, रायबरेली को रखेंगे, और ये भी बात थी, आप मुझे भी बताएं तो मेरे मन में ये बात थी कि वायनाड से प्रियंका गांधी को लड़ाया जा सकता है। लेकिन अब तो तस्वीर साफ हो गई, अब औपचारिक तौर पर घोषणा हो गई। लेकिन सवाल अब ये है कि विपक्ष का नेता का पद, कुछ नामों की चर्चा हमने की भी, क्या इस पद को राहुल गांधी संभालने के लिए तैयार नहीं हैं? और क्या जब प्रियंका गांधी संसद में आएंगी तो
तो जिस पद को राहुल गांधी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, हम आगे चल करके उस पद पर कभी प्रियंका गांधी को देखेंगे कि विपक्ष के नेता वो बनी है? लाल जी देखिए, आपकी रिपोर्ट से आता हूं तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि 14 दिन के अंदर में राहुल गांधी ने ये फैसला ले लिया है कि उन्हें वायनाड से रहना है या रायबरेली को चुनना है। ये फैसला राहुल गांधी ने ले लिया, तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। अब ये सवाल तो वायनाड के और वहाँ रायबरेली के बीच में है कि जहाँ अब वायनाड को राहुल गांधी अब तक बताते रहते थे कि ये हमारा परिवार है, यहाँ जब हम आते हैं तो अपने परिवार जैसा महसूस करते हैं। वो परिवार के बात छोड़ के अगर राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं, रायबरेली को चुन रहे हैं, तो वहाँ उनको कहा जाता है कि ये उनकी पारंपरिक सीट है। सोनिया गांधी ने खुद जाके रायबरेली में कहा था, सोनिया जी ने, कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ जी। तो ये कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन दोनों जगह है। तो जाहिर सी बात आप कह सकते हैं कि एक व्यवस्था तो थी दोनों सीटों में से क्या कौन सा सीट चुने, लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद ये अब ये हो गया कि गांधी परिवार की जैसे रायबरेली और अमेठी सीट थी, वैसे आने वाले दिनों में ये बात हो गई साफ कि वायनाड भी गांधी परिवार की एक सीट के रूप में जानी जाएगी। जिसे राहुल गांधी ने कहा कि अब वायनाड को और रायबरेली को 2-2 सांसद मिल जाएंगे, तो वो एक परिवार की सीट मिल गई। ये एक तो बड़ी बात जो आपकी रिपोर्ट से मैं देख रहा हूं कि ये बात तो है, ठीक है। लेकिन एक बड़ा सवाल जब आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि अमेठी में चुनाव लड़ने का मौका प्रियंका गांधी को था, तो प्रियंका गांधी ने उस समय स्मृति ईरानी के सामने में लड़ने से क्यों मना किया? राहुल गांधी के सामने में भी मौका था कि रायबरेली में जब अमेठी और वायनाड में इलेक्शन खत्म हो गए थे, उसके बाद रायबरेली आके उन्होंने नॉमिनेशन किया था, तो उन्हें भी मौका था, जिस यूपी में अपनी वो सीट के लिए, अपनी पारंपरिक सीट के लिए बात कर रहे थे जी। तो वो ये जज्बा तो उनको दिखाना चाहिए था, खैर उन्होंने नहीं दिखाया। तो ये सवाल तो लोग पूछेंगे कि आखिरी मौके पे आज प्रियंका गांधी की, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे थे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि ये प्रियंका गांधी है और ये लड़की लड़ने के लिए आ गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देश को देखना है कि गांधी परिवार में ये लड़की जो लड़ने के लिए आई है, उनका अभी रोल क्या होना है, राहुल गांधी के सामने में, सोनिया गांधी के सामने में, संसद में उनकी क्या भूमिका होगी, ये चुनाव जीतने के बाद शायद ज्यादा स्पष्ट होगा। ठीक है, आपने जो पूछा कि कई सवाल पूछे जाने चाहिए, तो हरनाम सिंह जी हमारे साथ हैं ही। हरनाम सिंह जी के पास मैं पहले चलता हूं, फिर धनंजय जी के पास आएंगे, ठीक है। हरनाम सिंह जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। 2 गुत्थी हमें ज़रा बताइए। पहली बात ये कि राहुल जी रायबरेली से लड़े, ठीक है, 2 क्या, कई बार हमने नेताओं को 3-3 सीट से भी लड़ते देखा है, लेकिन ये गुत्थी नहीं सुलझी कि राहुल जी ने लास्ट मोमेंट तक, जब तक वायनाड के लोग वोट डाल रहे थे, उस समय तक भी ये बताया नहीं कि मैं रायबरेली से भी लड़ने वाला हूँ, पहली बात। दूसरी बात जो विनोद जी भी कह रहे थे कि प्रियंका जी के पास तो बिल्कुल अमेठी जैसी सीट, एकदम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रियंका जी वहां से लड़ेंगी, लेकिन अब वहां से नहीं लड़के वायनाड से लड़ रही हैं। जरूर आपकी रणनीति होगी, हम उसी रणनीति को थोड़ा समझना चाहते हैं आपके जरिए। देखिए, जहां तक प्रियंका जी की बात है कि वो चुनाव नहीं लड़ी, ये पार्टी की हमारी एक स्ट्रेटेजी थी। जैसे कि स्टार कैंपेनर्स होते हैं, अगर सभी स्टार कैंपेनर्स चुनाव लड़ेंगे तो आप समझ लीजिए फिर चुनाव कौन लड़ाएगा। तो प्रियंका गांधी हमारी एक मुख्य स्टार कैंपेनर थी जो पूरे देश में प्रचार कर रही थी। ज्यादातर वो अमेठी में ही प्रचार करती रह गई, हमने देखा था। नहीं, वो अमेठी भी प्रचार कर रही थी, वो रायबरेली भी प्रचार करती, और देश के तमाम हिस्सों में उन्होंने जाके प्रचार किया है, दक्षिण में भी प्रचार किया है और नॉर्थ में भी प्रचार किया है, बहुत सारी सीटों पर। लगभग अगर खड़गे साहब और राहुल जी के बाद अगर तीसरी कोई ऐसी स्टार कैंपेनर थी जिसकी सबसे ज्यादा सभाएं हुई हैं, वो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ही थी। तो ये तो बात हुई कि ये पार्टी की एक स्ट्रेटेजी भी कह लीजिए, पार्टी की रणनीति कह लीजिए कि हर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चुनाव लड़वाएगा भी चुनाव के समय में। अब जहां तक बात है, क्योंकि ऐसा संसदीय परंपरा के अनुसार, देश के संविधान के अनुसार है कि एक व्यक्ति 2 चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वो एक जगह उसको छोड़नी पड़ेगी। तो उस छोड़ने पर पार्टी की जो एक लीडरशिप है और पार्टी की अध्यक्ष जो है, जिन पर सबने फैसला छोड़ा कि राहुल जी को क्या करना चाहिए, तो उसमें तय किया गया कि राहुल जी वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली सीट को रखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में
हम ठीक है। लोग और इसको एक्सपेंड करेंगे। और उत्तर प्रदेश ने इस बार पूरे देश को दिखाया है, जहां डबल इंजन की सरकार में नरेंद्र मोदी साहब और योगी साहब कह रहे थे कि हम देश में 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे, ठीक है। उसी उत्तर प्रदेश ने बहुत ठीक। शानदार तरीके से इनको करारा जवाब दिया। उस पर तो इसलिए धनंजय जी ये से तय किया पूछेंगे, गया- उस पर इसलिए धनंजय तय जी किया से गया कि वो पूछेंगे। रायबरेली मैं आपसे रखेंगे ये और पूछना चाह रहा वायनाड था, छोड़ देंगे। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बिल्कुल मैंने कहा कि आप 2 नहीं 3-3 सीटों से इस देश में चुनाव लड़े हैं नेता। मेरा ये कहना है कि वायनाड के लोगों को तो वोट डालने के दिन तक पता नहीं चला कि राहुल गांधी किसी दूसरी सीट से लड़ने भी वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ हरनाम सिंह जी? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब वो वायनाड लड़ रहे थे उस वक्त तक रायबरेली सीट पर पार्टी ने तय नहीं किया था कि कौन प्रत्याशी होगा। जब पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने तय कर लिया कि वायनाड के अलावा राहुल गांधी रायबरेली भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी जी वहां उस सीट से काफी समय से जीतती आ रही थी और परिवार की काफी पुरानी सीट है, तो उस पर सोनिया जी ने कहा कि मैं अपने पुत्र को यहाँ पर आपके समर्पित कर रही हूँ और उनको अपनी जगह छोड़ रही हूँ, सौंप रही हूँ। तो तब पार्टी ने वहां पर उनका कैंडिडेचर तय किया। जब वायनाड तक चुनाव लड़ रहे थे तब तक पार्टी ने डिसाइड ही नहीं किया था कि अभी तक रायबरेली कौन लड़ेंगे, क्योंकि इस बार बहुत लंबे फेज में चुनाव हुआ है, 7 फेज में चुनाव हुआ। तो हरनाम जी, चर्चा ये भी है कि कांग्रेस ने अंतिम समय तक वायनाड के वोटर से ये बात छुपा की रखी, लेकिन मैं आपकी रणनीति को समझने के लिए और आऊंगा। धनंजय जी की एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। धनंजय जी, कांग्रेस की रणनीति जो है वो प्रायः मुझे लगता है जयराम रमेश ने जो वो एक बात कही थी ना, जब चर्चा हुई थी कि राहुल गांधी जो है वो वायनाड से लड़ेंगे, किशोरी लाल अमेठी से लड़ेंगे, मुझे लगता है प्रियंका गांधी का वायनाड सीट से लड़ना ये कांग्रेस की उसी रणनीति का अगला हिस्सा है। आपके सामने आप किसी तरह की कोई चुनौती महसूस कर रहे हैं क्या हरनाम सिंह जी की पार्टी की तरफ से? देखिए, सबसे बड़े हिदार ये है, हरनाम सिंह जी कह रहे हैं कि पार्टी ने तय नहीं किया था। ये तो उनको पार्टी में फिर कांग्रेस में रहने के लिए उनको सोचना पड़ेगा। उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पार्टी परिवार के लिए नहीं तय करती है, परिवार पार्टी के लिए तय करता है। पॉलिटिक्स परिवार के लिए मिशन नहीं बल्कि मेज का विषय है। राहुल गांधी संसद के सदस्य हैं, महासंसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बेटी वायनाड जा रही है। अब तो रॉबर्ट को राजनीति का इंतजार करिए। पार्टी के पूर्व नेता संजय निरुपम ने सच में बड़ा हमला बोला है। संजय निरुपम ने बड़ा हमला बोला। अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, छठी पीढ़ी जो आगे आ रही है, उसकी चिंता करनी पड़ेगी। कांग्रेस वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य की चिंता करती है। केरल में भी उसका यूडीएफ के साथ 2026 का चुनाव देख रही है। भैया मेरे वायनाड की सीट दिलाना। भैया ने रक्षाबंधन के पूर्व ही राजनीति को बाहर सौंप दिया। प्रियंका गांधी संगठन के काम करेंगी, जर्जर कांग्रेस को चिंता करेंगी, ऐसी सबको उम्मीद थी। केरल में मानसून ने दस्तक दी, मोदी जी ने भी दस्तक दी। हमने केरल में पहली सीट निकाली है और तमिलनाडु में हम लोग कांग्रेस से बड़ा वोट बैंक लेकर के आए हैं। लेकिन चाहे लेकिन तमिलनाडु में सीट अभी इस बार नहीं जीत पाए ना। तमिलनाडु में इस बार आप सीट नहीं जीत पाए। मैं उसी को सिलसिलेवार बता रहा हूं। जब आप मेंढक का उदाहरण लीजिए, चाहे बेल्लारी का लीजिए, चाहे वायनाड का लीजिए, राजनीतिक आंधी में जब जब गांधी उड़े हैं तो दक्षिण भारत का उन्होंने रुख किया। लेकिन दक्षिण भारत का उन्होंने दगाबाजी ही की है, क्योंकि वायनाड में जाकर के राहुल गांधी कहते थे कि यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा एजुकेटेड हैं, ज्यादा समझदार हैं, और इधर आके कह रहे हैं कि ये मेरा परिवार है। तो आप, और दूसरी बात तो कह रहे हैं भाई 5 सीट से लड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र मोदी 2014 2 सीट से लड़े थे, लेकिन उसे घोषणा पहले दिन हो गई थी कि 2 सीट पर लड़ेंगे। जब उधर जनता ने वोट दे दिया, एनी राजा भी यही कह रही है ना, एनी राजा भी तो यही कह रही है कि आपने डिच किया, आपने यहाँ की जनता को धोखा दिया। ठीक है, मैं लौटता हूं। लालचंद जी, वायनाड का अर्थ होता है धान की खेती। धान के खेतों में मतदान के बीज बोने से क्या होगा? धान का मूल्य तब होगा जब किसान की चिंता होगी। लेकिन बात खाली वायनाड की नहीं है, बात वायनाड की नहीं है। कांग्रेस को जब जब जरूरत हुई है, चिकमंगलूर सीट रही है, बेल्लारी सीट रही है, अब वायनाड सीट है, दक्षिण ने साथ दिया है। जब भी राजनीति की आंधी में गांधी उड़े हैं, दक्षिण का उन्होंने सहारा लिया है, और उसके बाद उन्होंने दक्षिण के साथ भी दगाबाजी की है, उत्तर के साथ तो करते ही रहे। ठीक है, ठीक है, ये इनका बेसिक स्वभाव है। और दूसरा, हरनाम सिंह जी ये जान ले कि यहाँ पार्टी नहीं तय करती है, परिवार पार्टी को निर्देश देता है, उसी पर ये पार्टी। ठीक ठीक, हरनाम जी आता हूं, हरनाम जी का काउंटर लूंगा, लेकिन पहले विनोद जी, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की अब चुनाव लड़ने और लोकसभा अगर वो जीत जाती हैं, उसके बाद 2 सवाल बड़े उठेंगे। पहला सवाल कि गांधी परिवार का लगभग प्रमुख आदमी सब लोग संसद पहुंच गया, एक सवाल ये उठेगा। दूसरी बात ये उठेगी कि इस प्रियंका गांधी को संसद पहुंचाने की नौबत क्यों आई? क्या
जो कुछ जिम्मेदारी थी, जिस जिम्मेदारी की उम्मीद राहुल गांधी से की जाती थी, उस उम्मीद उसको पूरी करने में कोई कमी रह गई जो कि प्रियंका गांधी को संसद आना पड़ा। ये 2 सवाल तो पूछे जाएंगे हरनाम सिंह जी की पार्टी से। तो मैं अभी आपको पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि अमित मालवीय के जो एक्स हैंडल पे वो लगातार पूछ रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के ना कहने के बाद ही अपोजिशन का लीडर कौन हाँ, मैंने भी वो देखा था ट्वीट। हाँ, तो देखिए ये चीजें जो बात है जो अमित मालवीय पूछ रहे थे वो लगभग मीडिया में भी ये लोग चर्चा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अभी सब कुछ राहुल गांधी के हिसाब से तय होता है। राहुल गांधी ना कहेंगे तभी जाके कोई अपोजिशन के लीडर की चर्चा होगी, जैसा कि आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि राहुल गांधी ने लगभग ना कह दिया है। अब राहुल गांधी ने ना कह दिया है तभी ये 2-3 लीडर की जो एमपी अभी बने हैं उनकी चर्चा हो रही है। जो कुमारी शैलजा भी है, मनीष तिवारी भी है, गौरव साहब भी है, तो इनकी चर्चा होने लगी है कि एलओपी कौन होंगे। तो ये बात स्वाभाविक बात है, लेकिन सवाल ये है कि जब आप इस चर्चा के बजाय आप इंटरेस्ट इस बात से ले रहे हैं कि इस बार पार्लियामेंट के में संसद के शुरुआत होने के साथ ही स्पीकर के का ये होगा, उसमें चुनाव में आप उसमें स्पीकर का क्या रोल होगा, कौन स्पीकर होंगे, इस बात में जब आप दखल देते हैं तो सामने में आपको एलओपी कौन होगा ये बात भी रखनी चाहिए। जहां तक मुझे पता है, हरनाम जी हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, पार्टी के उसमें हैं कि आज तक पार्लियामेंट में, लोकसभा में हमने स्पीकर का चुनाव नहीं देखा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव की बात भी कही जा रही है। उनको पता है कि उनकी अपनी सीटें कितनी है, लेकिन वो बार बार ये भी कह रहे हैं। संजय राउत को देखिए, वो टीडीपी और जेडीयू से सलाह दे रहे हैं। आपने क्योंकि देखिए स्पीकर वाली बात आपने छेड़ दी है, तो मैं स्पीकर पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं स्पीकर को लेकर वो एक बार सुनवा देता हूं, फिर इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा है कि भाजपा जिसे भी नॉमिनेट कर देगी तो हम तो एनडीए के साथ हैं स्पीकर के मुद्दे पर। टीडीपी जेडीयू मजबूती के साथ एनडीए में हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी नॉमिनेट करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि टीडीपी और जेडीयू को अपनी पार्टी से स्पीकर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी समर्थन नहीं करती है तो इंडी गठबंधन समर्थन देगा, हम हैं ना। अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर, लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहें तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। मैं टीडीपी जेडीयू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम स्पीकर अपना बनाइए। ये आपकी पार्टियों के हित में है, और अगर बीजेपी उस पर समर्थन नहीं करती तो इंडिया के घटक दलों को निश्चित रूप से इसके बारे में विचार करना चाहिए। बीजेपी के समर्थन के बगैर अगर टीडीपी अपना स्पीकर का उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो इंडिया के घटक दलों की और इंडिया गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, कांग्रेस से लेकर सारे दलों की। तो स्पीकर को लेकर ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए हैं, हमारे सलाहकार संपादक, साथ में धनंजय गिरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और हरनाम सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। विनोद जी, आपको मैंने बीच में रोका था इसीलिए क्योंकि ये प्रतिक्रिया सुनवा दें। तो ये तो लग रहा है कि जब जेडीयू से पूछा जा रहा है तो वो कह रहे नहीं बीजेपी तय करेगी, सबसे बड़ी पार्टी जिसको नॉमिनेट करेगी वो स्पीकर बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि उल्टा लोग कह रहे नहीं 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 आप बनवाओ, हम है ना, हम दे देंगे समर्थन, हमारा ले लो, समर्थन ले लो। देखिए ये सारी चीजें, कोशिशें जो हो रही है इसमें, अगर आप 18वीं लोकसभा के इस गठन के साथ में आप जब देख रहे हैं तो सिंपल सा ये मैसेज इंडिया गठबंधन की तरफ से है कि ये सरकार स्टेबल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार, जो एक इतिहास बनते हुए हम लोगों ने देखा है नेहरू जी के बाद, तो वो एक तरफ से सरकार अपने, जो आप देख सकते हैं कि सरकार अपने जो स्टेबल गवर्नमेंट के साथ साथ सरकार एक तरह से कंटिन्यूटी का मैसेज दे रही है। सरकार ने जो मंत्रिमंडल का गठन किया है, हम लोगों ने देखा है कि वो मंत्री भी सारे वही हैं जो 2019 के में थे, लगभग कैबिनेट भी उनका वही है। तो सरकार अपना जो एक फंक्शनिंग का जो आप कह सकते हैं कि जो दिखा रही है और सामने में है, वो मोदी गवर्नमेंट सीधे सीधे
एक स्टेबल गवर्नमेंट की देख रही है और रचनात्मक सहयोग की बात अलायंस के साथ साथ अपोजिशन के साथ में करने की बात कर रही है जी। इसमें अपोजिशन को ये मौका दिखता है कि वो जिस तरह से यूपीए के दौर में बार्गेनिंग होता था अलायंस के ग्रुप के और दलों का, वो करते हुए दिखना चाहते हैं यहाँ, सो दैट कि नेशनल और इंटरनेशनल में ये मैसेज कम से कम जाए कि 2014-2019 वाला मोदी नहीं है, 2024 का जो मोदी है वो कुछ अलग है। लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट है, ये नरेंद्र मोदी हैं जिनका अपना काम करने का स्टाइल है, वो 2014, 2019 और 2024 में कोई फर्क नहीं किया है। ये सिर्फ ये सतही राजनीति की बात हो रही है, जबकि ये आप देखिए कि एनडीए के जितने अलायंस हैं वो बहुमत से सरकार में हैं और बहुमत से चुन के आए हैं जनादेश लेके। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी स्पीकर को लेके या डिप्टी एक स्पीकर को लेके उनके बीच में मनमुटाव होगा या उनमें वो एक तरह से खुंदक होगी, जो बात संजय राउत और संजय सिंह बता रहे हैं। ठीक है, मैं हरनाम सिंह जी के पास जाकर समझने की कोशिश करता हूं कि दोनों चीजों पर। हरनाम सिंह जी, एक तो आप अपनी बात कहिएगा ही, दूसरी बात ये कि देखिए बहुत सारे लोगों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है, आपकी पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा ना तो लोकसभा अध्यक्ष पर थोड़ा बहुत तो बात कर भी रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता पद पर आप बिल्कुल अभी बात नहीं कर रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी है, ये भी समझाई दीजिए। देखिए, पहले तो विपक्ष का नेता चुना जाना तय है। हम एक जिम्मेवार पार्टी हैं और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। हमें भी पता है कि जिस वक्त लोकसभा चलेगी तो लोकसभा में विपक्ष के नेता का इस बार हमें बहुमत मिला है। बिल्कुल, तो समय आने दीजिए। 10 साल बाद मिला है, लेकिन मिला है, सही बात। हाँ, बिल्कुल हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें कि पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि किसका एक प्रपोजल आया है कि जिसमें राहुल गांधी जी को ऑफर दिया गया है। अभी जो सीडब्ल्यूसी वाला प्रपोजल था वो, हाँ, सीडब्ल्यूसी ने जो प्रपोजल दिया है, तो अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें तय हो जाएगा। और निश्चित तौर पर हमारा जो लोकसभा में विपक्ष का नेता आप देखिएगा इस सेशन में पूरे जोर से दहाड़ेगा और गरजेगा और जनता की आवाज उठाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, पहली बार ऐसा केस नहीं हो रहा कि दो बड़े नेता, किसी भी बड़े पार्टी के नेता अलग अलग सीटों से लड़ते हैं, एक सीट छोड़ते हैं। अटल जी भी 2 सीटों से लड़े हैं, नरेंद्र मोदी मैंने कहा मैं खुद बोल रहा हूं 3-3 सीटों से लोग लड़े हैं। तो उन्होंने भी जब एक सीट छोड़ी है तो ऐसा नहीं है कि जिस सीट को छोड़ दिया है दूसरी सीट के साथ धोखा कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वडोदरा के, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वोट डालने तक उनको पता नहीं चल पाया कि वो दूसरी सीट से लड़ भी रहे हैं। लड़ने वाले 3-3 सीट से लड़ते हैं, लेकिन ऐलान करके लड़ते हैं कि मैं 3 सीटों से लड़ रहा हूं। नहीं, मोदी जी ने पहले अनाउंस किया था कि हाँ, बिल्कुल, वाराणसी और बड़ोदरा दोनों अनाउंस था। वाराणसी और बड़ोदरा दोनों पहले ही दिन से अनाउंस था कि दोनों सीटों पर लड़ रहा हूं। लड़ रहा हूं, ये तो नहीं था ना कि कौन सी सीट छोड़ेंगे। हाँ, ये ऐलान नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात सही। तो इस वक्त ये बात कोई भी लीडर, जब भी कोई लीडर कहीं लड़ता है 2 सीटों पर, वो कभी भी वहां के मतदाताओं से ये कहकर नहीं लड़ता कि आप मुझे जिता तो दीजिए लेकिन मैं छोड़ दूंगा। ये पार्टी है, वो लीडर तय करता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने वडोदरा छोड़ी और वाराणसी जी, ऐसे ही राहुल गांधी जी अब रायबरेली रख रहे हैं और वायनाड छोड़ रहे हैं। ठीक है। यही पार्टी ने भी तय किया है कि भाई उनको इस तरीके का काम करना चाहिए और प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां पर उन्होंने कैंडिडेट घोषित कर दिया है। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। दूसरी बात, जो आप पार्लियामेंट के नेता की बात कर रहे हैं विपक्ष के, वो भी हम जल्दी उसका चुनाव कर आप सब लोगों को जल्दी पता लगेगा। और तीसरा, स्पीकर की जहां तक आप बात कर रहे थे, स्पीकर की बात पर हम ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके से फुल मेजॉरिटी की सरकार नहीं है जैसे पहले कैसे इन लोगों का चुनाव पूर्व गठबंधन है और 293 सीटें चुनाव पूर्व गठबंधन को मिला है, प्री पोल अलायंस को। प्री पोल अलायंस को मिला है, लेकिन क्या हुआ है कि इनके दो दल अभी जैसे महाराष्ट्र में है, जो शिंदे शिवसेना है और अजीत पवार एनसीपी है। आप देख लीजिए उनमें किस तरीके की नाराजगी मंत्रिमंडल के गठन पर हुई है। इसी तरीके की नाराजगी या इसी तरीके का, क्योंकि सबसे बड़ा दल जो है वो टीडीपी है चंद्रबाबू नायडू का, और पहले भी उनकी पार्टी से स्पीकर रह चुके हैं। तो अगर ऐसी कोई चर्चाएं चल रही हैं कि स्पीकर वो चाहते हैं, तो स्पीकर अगर वो चाहते हैं तो ऐसे कुछ इंडिया गठबंधन के लोगों ने उनको ऑफर दिए। ठीक है, आपका स्पीकर नहीं बनता, और वो स्पीकर का पद इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछली बार देश के लोकतंत्र में मैं समझ गया, आपको लगता है कि भाई कहीं गुंजाइश है, इसीलिए गुंजाइश तलाश रहे हैं। धनंजय जी की स्ट्रेटजी पूछता हूं, धनंजय जी, है कोई गुंजाइश इन लोगों के लिए क्या स्पीकर पोस्ट के लिए? क्योंकि तलाश रहे हैं कुछ गुंजाइश, आपकी तरफ से बची है कोई गुंजाइश या आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है? लालचंद जी, आपने 2 संजय को सुनाया। हाँ, एक संजय महाराष्ट्र के, संजय धृतराष्ट्र के हो या महाराष्ट्र के,
राष्ट्र के लिए कितने कारगर हैं ये देश जानता है, और उन्होंने किस पार्टी का क्या दुर्दशा कराई है। दूसरे संजय को आप सुना रहे थे, वो जो चुनाव खत्म हुआ तो उनके नेता दिल्ली के दगाबाज अरविंद केजरीवाल ने चुनाव खत्म होते ही किनारा कर लिया। अब एनडी से उनका ना 3 का रिश्ता है ना 13 का। आप महाभारत के 2 संजय का जिक्र कर रहे हैं, हमारे पास एक धनंजय भी बोल रहे हैं, जो धनंजय अर्जुन का नाम था, पार्थ का। आपका धन्यवाद है इस बात के लिए। जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र कह रहे थे कि दहाड़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, नहीं भाई, जनता के मुद्दे उठाने हैं। दहाड़ आप जंगल से थोड़ी लाएंगे, आप सभ्य समाज से व्यक्ति को लेकर के आएंगे। न्यूनतम शिष्टाचार विपक्ष का भी होना चाहिए। लोकतंत्र की मर्यादाओं में जनता के लिए, अगर आपको जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, तो लोकतंत्र का न्यूनतम शिष्टाचार है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाए, संसद को चलने में, देश को चलने में आप अपना सहयोग करें। जब हम विपक्ष में रहे तो इसके नजीर पेश किए, सत्ता में है तो इसकी ये दहाड़ेंगे, गरजेंगे, ये कहां से जंगली, इसी स्वभाव को तो चुप डालने की जरूरत है। हमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना है और साथ में चलना है। दूसरा, राहुल बाबा के नखरे हजार, राहुल बाबा मान जाए तो समझ गए। आप चाहते हैं कि नवीन पटनायक की तरह जो है रचनात्मक विपक्ष होना चाहिए, आप शायद ये कह रहे हैं ना, जो उन्होंने जो दिखाई उन्होंने अपनी तरफ से जेस्चर ओडिशा में, निश्चित तौर पर उसकी तारीफ होती है। और ये बात सही है, लोकतंत्र का विपक्ष जो है वो अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि बिना विपक्ष के तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र का अस्तित्व ही विपक्ष से है। विपक्ष नहीं है तो वो लोकतंत्र नहीं है, वो कोई और शासन पद्धति होती है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि विपक्ष रचनात्मक सहयोग देगा, और साथ ही ये बात तो है कि जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है ना, तब तक विपक्ष भी उसमें कुछ गुंजाइश तलाश रही है। सावधान रहिएगा। धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। धनंजय जी, हरनाम जी और साथ में विनोद जी, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।